अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम, मेरे साथ सईद काजी और न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं समी इब्राहिम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को 18 सितंबर तक की मोहलत मिल गई, लेकिन खत लिखने का जो मामला था वो अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। वक्त ये कहकर मांगा क्या कि अभी तो वज़ीर आज़म साहब को ओहदा संभाले सिर्फ 2 माह ही तो हुए हैं, उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना है और वो आईनी और कानूनी पहलुओं पर कुछ गौर करना चाहते हैं। तो अदालत ने भी वक्त देकर ये इशारा दे दिया कि वो बिला जवाब किसी इंतहा तक नहीं जाना चाहती। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब किन आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेना चाहते हैं जिनका जायजा गिलानी साहब नहीं ले सके, और राजा साहब के लिए ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो खत लिखने की राह में रुकावट बन रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल भी हमारा आज का इसी से जुड़ा है। आप समझते हैं कि हुकूमत और अदलिया खत लिखने के मामले पर कोई दरमियानी रास्ता निकाल पाएगी, इन्हें कोई दरमियानी रास्ता मिल पाएगा? हमारे इस सवाल पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा और बहुत सी खबरें हमने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले काजी साहब। शाज़िया, आगाज़ में मैं बात करूंगा कि जो कतर में दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं अमेरिका के और तालिबान के, और उसमें जो हैं शहाबुद्दीन दिलावर जो पाकिस्तान में सफ़ीर हुआ करते थे कभी तालिबान के, तो उनसे बातचीत हो रही है। मैं जो जिस एंगल पे को एम्फेसाइज़ करूंगा वो ये कि कल तक तो हम ये कहते थे ये हमारी जंग है, ये हमारी जंग है, हम बड़े मोहब्बत से इस जंग को ऑन कर रहे थे। तो अगर अब अमेरिका और तालिबान में दोस्ती हो जाती है तो क्या फिर तालिबान भी हमारे हैं? तो ये हम किधर हम क्या है, हम शामिल हो जा, जैसे पंजाबी में कहते हो जाते हैं। तो उन लोगों से ज़रा सवाल करना चाहूँगा कि वो देखें कि जो अमेरिका में पॉलिसी बदलती है तो एकदम से वो। इसके बाद शाज़िया, हारियों ने धरना दे रखा है कुछ 95 दिन से इस्लामाबाद में भी और कुछ 70-80 दिन से खैरपुर में। इनका पानी चोरी किया जा रहा है और जो चोरी करने वाले हैं इनके मुताबिक जो हारियों की कमेटी बनी है वो खुद जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, और जो रिकन्सिलिएशन की सियासत है यहाँ पे, आपको पता है ना, मफाहमत के नए मानी तलाश कर लिए हमने कि भाई मुजरिमों से जो है मफाहमत। तो ये उनका मुतालबा है और वो वहाँ बैठे हैं और कह रहे हैं हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये सब खत्म नहीं होता। और फिर कराची में जो साबिक हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर, उन्होंने फरमाया है कि भत्ते की सियासत की और मईशत की वजह से लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं, यहाँ से वो बाहर जा रहे हैं। और फिर जो सिटी पुलिस लाइजन कमेटी के हेड हैं उन्होंने दोबारा से दोहराया है कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं भत्ते के जो गैंग्स हैं और उनकी सियासी सरपरस्ती हो रही है। तो अब बात बड़ी वाज़ेह है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। और फिर शाज़िया, मुजफ्फरगढ़ से खबर, एक मजदूर के घर में जैसे क़यामत गुजर गई। हमने देखा कि वो फरवा नामी बच्ची छोटी 2 साल की, उसका रिश्ता मांगने गए और ज़ाहिर है उन्होंने इनकार कर दिया और उस इनकार पे उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी और बच्ची की दादी के साथ जो है वो सामने ज़्यादती की और उनको ज़ख्मी किया, मगर वो अभी तक नहीं पकड़े गए। और फिर बात करेंगे मुल्तान रेलवे स्टेशन की, जहाँ 18 घंटे से लोग इंतज़ार कर रहे थे, ट्रेन नहीं आई और फिर अनरेस्ट हुआ। इस पर हम अपनी बात जारी रखें। समी साहब के पास चलते हैं। जी समी साहब, आपके पास क्या है, आप क्या बताने वाले हैं? शाज़िया, मैं सबसे पहले तो जिक्र करूंगा जो पंजाब में 2 सूबे नए बनने जा रहे थे, आज उसके कमीशन का पहला इजलास है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपने मेंबरान से कहा है कि वो इस इजलास से दूर रहें। और साथ ही ये भी इतलात हैं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार अली खान ये कहेंगे कि जो दूसरे सूबों में जो छोटे सूबे मज़ीद बनने की डिमांड है उस पर भी बात की जाए, अगर उस वक्त तक हम भी ये पंजाब में कोई और सूबे नहीं बनने देंगे, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, मैं पाकिस्तान में जो मजहबी इंतहा पसंदी है उस पर गुफ्तगू करूँगा। जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक ये है कि अब ये जो मजहबी तंजीमें हैं ये पहले तो मदरसे खोलती थी, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी खुल गए हैं जो हज़ारों की तादाद में हैं। और कहा यह जा रहा है कि अब आपको जो मुल्ला है वो 3 पीस सूट में नज़र आएगा। और फिर जिक्र करूंगा बूरबन का, जहाँ पर एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होना था, लेकिन जो मकामी वहाँ पर उलमाए कराम थे या जो मौलवी हज़रात थे उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने यहाँ पर ये कॉन्सर्ट किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, जिसकी वजह से वो कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ा। तो देखेंगे कि ये इंतहा पसंदी हमें कहाँ पर ले जा रही है। और फिर शाज़िया, जिक्र करेंगे इमरान खान साहब का, उन्होंने अपना एक इक़्तिसादी प्लान भी दिया है, उस पर बहुत अखबारात में बात हो रही है, एडिटोरियल्स भी लिखे गए हैं। इस पर आज गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई वो जो उनका प्रोग्राम है, ये जो उनका वादा है, ये सिर्फ एक रेटरिक है, गुफ्तगू है, या हकीकी मायनों में वो तब्दीली ला सकेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या हुकूमत और अदलिया खत लिखने के मामले पर दरमियानी रास्ता कोई ढूंढ पाएंगी, कोई दरमियानी रास्ता निकल पाएगा। इस पर डिबेट करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला मंजूर वसान कहते हैं कि 18 सितंबर से पहले सुइज़ हुकाम को खत लिख दिया जाएगा, लेकिन अब सवालात जहनों में ये पैदा हो रहे हैं कि अगर खत लिखना ही था तो पहले क्यों नहीं लिखा गया, दरमियानी रास्ते की पहले क्यों नहीं बात की गई, आखिर एक वज़ीर आज़म की कुर्बानी देकर ही ये सब कुछ क्यों याद आया। काजी साहब, शाजी खबरें ये भी आ रही हैं कि उसके मतन की तैयारी भी हो रही है। अच्छा, और ये सोर्सेज के हवाले से खबर आई है और छपी भी है अखबारों में। और कराची के एक साबिक जो अटॉर्नी जनरल हैं वो इस पे काम करें कि दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, अब अगर ये एक्सेप्टेबल हो दोनों तरफ से तो फिर एनआरओ क्या था भाई, वो क्या था? इसको भी एनआरओ का नाम दे दें। अच्छा, अब फिर ये कि अगर दरमियानी रास्ता, और जिस तरह अभी कोर्ट में रिमार्क्स भी आए थे, जी हम ये नहीं कहते कि आप ट्राई करें, अभी आर्टिकल 248 का मामला है, ये है वो, मगर आप खत लिख दें, तो फिर ये सारी जो 2-3 साल से एक्सरसाइज क्या की गई? ये मैं इशू, ये कौम पूछना चाहती है, हाँ, आवाम पूछेगी कि ये क्या है। अगर ये तो खैर हमें नहीं पता अब क्या डिसीजन 18 को आता है, मगर लेकिन अगर ये जो बात हो रही है और जिस तरीके से रिकन्सिलिएशन के इंदिए और इशारे मिल रहे हैं, जो पीएम साहब की स्टेटमेंट आई है आते ही कि भाई ये तमाम रोक दिया जाए और किसी टीवी टॉक शो में। रिकन्सिलिएशन इसलिए भी कि शायद अदलिया नहीं चाहती कि जमहूरियत से हटकर कोई काम किया जाए, एक दूसरे वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए, शायद इसीलिए भी टाइम दे दिया। लेकिन मैं ये शाजिया कहता हूँ कि कोई जो भी आप काम करते हैं, जब भी रियासत के इदारे कोई प्रोसीड करते हैं, उसमें इस मुल्क के अवाम के पैसे खर्च होते हैं, वक्त खर्च होता है जो है, तो वो ये सारी एक्सरसाइज आखिर में जो भी इसका नतीजा निकलता है, क्योंकि अवाम का इंटरेस्ट ये था, मेरे ख्याल में अवाम का इंटरेस्ट ये था कि भाई अगर कोई ऐसी करप्शन हुई है तो वो सामने आए, नहीं हुई तो बाइज्जत तौर पर, जिस तरह जरदारी साहब पहले उन पर गलत इल्ज़ाम लगते रहे, तो सामने आए। वो 60 मिलियन थे, नहीं थे, वो हवा में जो है वो कहीं गायब हो गए हैं, पहले मौजूद थे अब नहीं है, तो ये हमें क्या खेल खिलाते रहते हैं। समी साहब से पूछे थे, समी साहब ये इतने अरसे से जो उलझी हुई गुत्थी थी, कल की हेयरिंग के बाद कुछ लग रहा है कि सुलझी हुई नजर आएगी, सुलझ जाएगी? शाजिया, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई सुलझती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो कहते हैं ख़त लिखें। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि ख़त लिखेंगे, उन्होंने कहा कि मैं मशवरा करूँगा। अभी जैसे काजी साहब कह रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उस लिहाज से इसकी अहमियत है, आम आदमियों की ज़िंदगियों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये ईगो का मसला बना हुआ है, ये कोई कानूनी मामला, इसको कोई कानूनी तरीके से इसका फ़ैसला नहीं किया जाएगा। दो पार्टियाँ हैं, पार्लियामेंट है, सियासतदान है एक तरफ, दूसरी तरफ जजेज़ हैं, और वो ट्रांजिशन में है, इख्तियारात का शेयर मांग रहे हैं, तो अब वो उसी अंदाज से हल करेंगे जैसे पंचायती फैसला होता है। ये कोई आइन और कानून के मुताबिक थोड़ी हल होगा। लेकिन समी साहब, कल के बाद इतने सख्त बयानात नहीं आए कि हम नहीं लिखेंगे, नहीं लिखा जाएगा, इस्तिस्नाए कल तो आर्टिकल 248 की भी बात नहीं की। कल काफी पॉजिटिव जैसे आए, पॉजिटिव बयानात थे, जिसकी वजह से कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि मामला कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है। देखें, कल राजा परवेज़ अशरफ साहब अदालत में गए और हुकूमत की कोशिश ये थी कि आज के दिन हम जितनी भी नरमी करके कुछ टाइम कोर्ट से बाय कर लें। तो उन्होंने टाइम, वो जैसे भी बड़े प्यारे प्यारे बयानात दिए, बंद कर दें, ये कर दें, कोई ये बात ना करे, तो उन्होंने अदालत से टाइम ले लिया। अब अदालत ने भी उन्हें टाइम क्यों दिया? क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एक डेमोक्रेसी का जो फ्यूचर है वो भी एट स्टेक है। तो अदालत भी इस मामले में मुझे ज़रा फंसी हुई नज़र आ रही है, तो उन्होंने भी इसी में आफियत जानी कि चलें थोड़ा सा टाइम दे दें इन्हें। तो ये दोनों पार्टियां वैसे अपनी अपनी जगह अपनी पोजीशन पर कायम है, बस थोड़ा सा टाइम दिया उन्होंने, क्योंकि इस वक्त अगर हेड ऑन होता है तो दोनों के लिए नुकसानदेह है। वो जो आएंगे वो दोनों को घर भेज देंगे। तो आप समझते हैं अदालत ने मजबूरी में अगर समी साहब इस तरह कह रहे हैं कि अगर हेड ऑन होता है तो दोनों का नुकसान होता है, और ज़ाहिर है दोनों को ये रियलाइजेशन भी मौजूद है। अगर हेड ऑन नहीं होता तो फिर वाया मीडिया चाहिए कि दरमियान से निकलें। तो समी साहब फिर अगर दरमियान से निकलते हैं तो फिर ये हेड ऑन, आप जिस तरह एतजाज हसन साहब फरमा रहे हैं जी हेड ऑन होगा और वो उन्हें हटा देंगे, कल अपने इंटरव्यू में वो फरमा रहे थे। लेकिन जिस तरह बसान साहब ने कहा है कि ये खत लिखने की तैयारियां हो रही हैं, तो ये एक मुतजाद किस्म के बयानात आ रहे हैं, खुद भी वो कंफ्यूज है लगता है। नहीं, देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि कौन क्या बात कर रहा है। वसान साहब बिल्कुल एक पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर हैं, लेकिन वो कोई जरदारी साहब की जो किचन कैबिनेट है या जो टॉप लेवल की लीडरशिप है जो इसके बारे में फैसला करती है, उस ग्रुप में तो वो शामिल नहीं है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनका जो बयान है वो कोई उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर है। उनकी एक ख्वाहिश है, मैंने तो पहले अर्ज किया कि ये कोई कानून और आइन के मुताबिक हल नहीं होगा। दो पार्टियां हैं, हेड ऑन हुआ है, तो वो बीच में एक पंचायती टाइप का फैसला निकालेंगे। ये कोई कानून और आइन के मुताबिक नहीं होगा। सिर्फ मसले को हल करने के लिए वो जैसे पंचायत फैसला करती है, कोई कानूनी नहीं होता, मामले को निकलने की कोशिश की जाती है, वो होगा।
नहीं, लेकिन देखें ना, अभी फैसल रजा आब्दी साहब जो हर टीवी पे आके बैठ के बोलते रहे और उनको जो है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं रोका, तो जाहिर है वसान साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो टॉप लीडरशिप की मर्जी से करेंगे, वरना घर बैठेंगे। नहीं, वसान साहब अब अपनी ख्वाहिश बयान कर रहे हैं। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं, देखें जो मामला जो फैसल रजा आब्दी साहब उठा रहे हैं वो फैसला चीफ जस्टिस साहब के साहबजादे से है, उसका लेटर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो उसकी एक तहकीकात कर रहे हैं। ये तो आपका ख्याल है ना, वो कुछ छोटा सा देखें, बिल्कुल बादियुल नजर में लॉजिकली आपकी बात ठीक है, डायलेक्टिकली ठीक नहीं है। अगर ये केस ना होता अदालत में $60 मिलियन का, तो फैसल रजा आब्दी साहब और अरसलान साहब का जिक्र करते आके, तो ये जुड़ा हुआ है। नहीं, अरसलान साहब को जो यार देखें, अरसलान साहब को तो पैसे रियाज साहब ने दिए हैं, मलक रियाज बहरिया टाउन वाले ने, वो कोई फैसल रजा आब्दी के पैसे तो नहीं है। नहीं तो आज ही क्यों, फैसल रजा आब्दी साहब आज ही क्यों आए हैं? पैसे अगर दिए हैं तो वो तो बहुत पहले के दे रखे हैं, कर लेती ना FIA, ये सारे आब्दी के पहले कर लेती, मगर नहीं, वो तो सारे थोड़ा ये नहीं, उसमें काजी साहब अगर आप गूगल पे जाएं ना और फैसल रजा आब्दी के पिछले 3 साल के 2 साल के बयानात उठा लें, तो उनके बयानात में एक तसलसल है। वो पहले दिन से ही जजेस पर और PCO जजेस और इस मामले पर जो डोगर का मामला हुआ, उनकी एक बड़ी वाज़ेह लाइन है, वो जस्टिस साहब जिस तरह वो आखिरी दिनों में प्रोग्राम पे आए हैं, जिस तरह आखिरी दिनों में वो प्रोग्राम, ऐसे तो वो कभी भी नहीं आए। मलफूफ सी बात की उन्होंने, ना ये थिएट्रिक्स थे, ना इस तरह से वो उन्होंने ओवर्टली जो है वो एक पूरा एक्ट किया, वो तो पहले उन्होंने कभी नहीं किया। मलफूफ से बयानात तो हर कोई देता रहा। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि पूरी उम्मीद होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है, जो मैं चीजों को देख रहा हूं, कि ये मामला वहीं का वहीं है, और ये बिल्कुल इसमें कोई सिर्फ ये है कि राजा साहब को 3 हफ्ते मिल गए हैं और वो बड़े प्यार से लिए हैं जाके, उन्होंने कोर्ट ने भी मेहरबानी की, उनको दे दी। नहीं लिखते और अगली पेशी के दौरान क्या होता है और टाइम मांगा जाता है, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कॉलर है लाहौर से इमरान। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। मैं अपनी राय देना चाह रहा था कल की जजमेंट के हवाले से जी, कि बदकिस्मती से पाकिस्तान की अवाम के लिए ऐसे करप्ट हुक्मरान हैं जो जाती मफावदात के लिए पाकिस्तान को या पाकिस्तानी अवाम को खुशहाल नहीं देखना चाहते। यहाँ जो भी हुक्मरान आता है 8 साल 5 साल 10 साल हुक्मरानी करके भाग जाता है, करप्शन करके भाग जाता है, लेकिन कल को उसका ट्रायल नहीं होता। हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे गवर्नमेंट करे, पाकिस्तानी अवाम को जवाब दे जाते हुए। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जैसी जुडिशरी वर्क कर रही है या जैसी गवर्नमेंट काम कर रही है, हम लोग तो चाहते हैं जी ऐसे बेहतर तो यही है कि यहाँ पे शरीयत मोहम्मदी आ जाए। और एक चीज जो मैं हर दफा अपने मतलब की कोशिश करता हूँ कहने के लिए, कि यहाँ पे मौजूद हर जमात जो भी है ना, वो ये कहती है हमारी जमात ने ये कुर्बानियां दी, हमने ये किया, हमने वो किया। कोई एक पार्टी मैं नहीं देखता कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जिसने करप्शन की है, जिसने आवाम का पैसा तो खाया, ट्रायल होना ये चाहिए। तो बात ठीक है, उनको सामने आना चाहिए, मगर ये बदनसीबी ये है कि इस बात में मुझे लगता है कि अनरिटन एक जो है ना मुआहदा है इन सब का, कि भाई इसको सामने नहीं लाना एक दूसरे को। ये सारे केसेस तब आते हैं जब कोई पॉलिटिकल माइलेज लेनी होती है, इल्जामात की बारिश शुरू होती है। खबरों की तरफ आते हैं गाइस साहब, आपकी खबर की तरफ। शाजिया, मेरी एक खबर तो ये थी कि तालिबान के साथ पहले भी उन्होंने मुज़ाकरात किए कतर में, अब उसकी तफसील भी है थोड़ी बहुत कि जी पहले ये कहा जी हम डायरेक्टली नहीं बात कर रहे, तालिबान ने कहा जी डायरेक्टली बात हुई, अब दोबारा से उनका शुरू हुआ, शहाबुद्दीन दिलावर जो हैं उनके साथ बात हो रही है। मेरा एक जो मैं सवाल करना चाहता हूँ, जैसे अभी हम समी साहब से बात कर रहे थे कि अगर दरमियानी रास्ते ही ढूंढना था तो भाई हमें किस काम लगाए रखा आपने? अगर तालिबान के साथ हाथ ही मिलाने थे जी, और यहाँ तक ये जो वेस्टर्न लिबरल यहाँ के कालम लिख लिख के हमें बताते थे कि जी बड़ी एक नेक ताकत आ रही है अमेरिका की, जहाँ आके बिल्कुल ये रुजुतियत का खात्मा कर देगी, तो वो तो उनसे हाथ मिला रहे हैं, वो तो उनके साथ अब दोस्ती चाहते हैं, वो तो अगले बल्कि कल ये थी पहले हमारी जंग होगी, हमारे तालिबान, अब ये कहेंगे अब पहले हमारी जंग थी, अब ये कहेंगे अब हमारे तालिबान है, क्योंकि अमेरिका के अपने तालिबान हो गए। अमेरिका की तरफ से तो ये स्टेटमेंट भी है कि वो तो इवन हकानी ग्रुप को 2-3 सूबे देने को तैयार है। ये भी कल बात हुई। अगर ये सब कुछ था तो इसका मतलब ये है कि ना तालिबान से लड़ाई का कोई इशू था, ना यहाँ से उड़ के तैयारे गए थे, या उनका मुकाबला करना मुश्किल है। नहीं, अब देखें ना, अब देखिए कल क्या हुआ, कल की जो खबरें देखें कि 17 लोगों को बिहेड किया तालिबान ने, जो जिसमें 2 औरतें और बच्चे भी शामिल थे, कि वो एक मिक्स पार्टी में गई थी। अब उसको आपने पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया, और फिर एक तरफ अब जब आप जाएंगे तो वार हार्डन्ड तालिबान को छोड़ के जाएंगे, एक एहसास फतह के साथ छोड़ के जाएंगे,
तो आपने किया क्या? एट द एंड ऑफ द डे जो हम पिछले तकरीबन 20-30 सालों से रो रहे हैं कि ये जो हमारे अमेरिका के पीछे चल पड़ते हैं, जो जिसको वजारत मिल जाती है इतफाक से, वो टीवी पे आके कहता है ये तो हमारी जंग थी। मुझे याद है इन लोगों की, मैं ये हमारी औकात है। अब वो तालिबान उनसे बात करें तो आप भी हाथ में ला लें भाई, आप भी उनसे दोस्ती कर लें। ये सारा जो बात है, ये एनआरओ हर जगह हो रहा है, अफगान वार में भी एनआरओ हो रहा है। और अगर ये फैसले अगर ऐसे आते हैं तो फिर भी हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये वारदात अवाम के साथ ना करें और अपने मुल्क और अपनी नस्लों को महफूज रखने के लिए अपनी पॉलिसीज बनाएं जो ये नहीं बना सकते। सही। समी साहब, इंतहा पसंदी की बात हो रही है, आपकी खबर भी इसी से जुड़ी है, जो कल बूरबन में म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं होने दिया इंतहा पसंदों ने। अब देखें, ये काजी साहब फरमा रहे हैं कि ये तालिबान अच्छे हो जाएंगे, ये किन की जंग है, ये उनकी जंग है, किसकी है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब 9/11 हुआ उससे पहले जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत थी वो एक इंतहा, मुल्ला उमर की जो गवर्नमेंट थी वो एक इंतहा पसंद गवर्नमेंट थी, जो जिसमें ना कोई ख़वातीन के राइट्स थे, लोगों को इसी तरह वो बनवाई किसने थी? वो बनवाई किसने थी? वो बेनज़ीर के थ्रू अमेरिका ने बनवाई थी, याद है आपको? आप अब वो किसने बताए ना, फिर आवाम को बताए ना यार, उनका राइट है, चली जाएगी। नहीं, उनका राइट है जानना ना आवाम का। बात ये है नहीं, वहां पर जो लोग थे, जो ग्रुप्स थे, कोल की लड़ाई थी और जो अमेरिकी सपोर्ट की लड़ाई थी, वो बताए ना आवाम को क्यों बनवाई थी? तालिबान की हुकूमत गवर्नमेंट ने क्यों बनवाई थी उस वक्त? नहीं, तालिबान की वो तो अमेरिका तो अबैंडन कर गया था, अमेरिका तो अफगानिस्तान में था नहीं, और पाकिस्तान और इंडिया और यहाँ की जो मकामी सियासत है उसमें पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया और वहां पर वो उनकी गवर्नमेंट बन गई। तो ये बेनज़ीर के दौर में बनी थी, जरूर विकीलीक्स में आ गया है, कितने पैसे भेजे गए थे, हमारे कौन से लीडर लेके गए थे, ये तो अब तारीख का हिस्सा है। जब अमेरिका बहादुर ने कहा कि हमें तालिबान की जरूरत है तो हम उनके पीछे चल दिए। फिर जब अमेरिका बहादुर मुखालिफ हुआ तो हमने कहा जी हम भी मुखालिफ हैं। अब अमेरिका उनसे हाथ मिला लेगा, ये क्या हम कर क्या रहे हैं? नहीं, मैं तो उस सोच की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में शरायत कर गई है। आप सिर्फ अमेरिका की दुश्मनी में वो जो एक तालिबान की को आप लेजिटिमेट बना रहे हैं। मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं नहीं बना रहा, आपका अमेरिका बहादुर, आपका प्यारा, जहां से आप बीपर दे रहे हैं, इसने पहले तालिबान को नेक बनाया, मुजाहिदीन बना के उसको पैसे दिए, फिर उसकी मुखालफत कर दी, अब उनसे हाथ मिला रहा है और आप इसी तरह बदल रहे हैं जैसे अमेरिका बदल रहा है। सभी साहब की बात सुन। अगर आपका प्यारा रूस जो अपनी मौत आप मर गया, अगर वो अफगानिस्तान में ना आता तो ये अमेरिका नहीं आता इधर हमारे पास। आपके प्यारे ब्रेज़िन्स्की का इंटरव्यू मौजूद है कि उसके आने के 6 महीने पहले अमेरिकन इंटरवेंशन हुई। क्या यार काजी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने 2 जर्नलों को इंटरव्यू किया, जो जनरल थे वो नसीरुल्लाह बाबर, उनके मुताबिक, और जनरल चिश्ती, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड पे बताया कि अमेरिकन इंटरवेंशन पहले हुई, रशियन इंटरवेंशन बाद में हुई। जी समी साहब। अच्छा, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का मसला है ना, बूरबन में एक कॉन्सर्ट भी नहीं हुआ, इस पे बात और उसके अलावा समी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर इस पर बात करते हैं कि इंतहा पसंदों ने बूरबन में म्यूजिकल कॉन्सर्ट क्यों नहीं होने दिया। एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। अमेरिका से कॉलर है नईम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी वालेकुम सलाम। जी काजी साहब और शाजिया, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बात कीजिए। समी साहब तो न्यूयॉर्क में बैठे हैं और मैं मैरीलैंड में आ गया हूँ, वरना इनसे मुलाकात मैं जरूर करता। मैंने एक चीज नोट की है काजी साहब, ये समी साहब की मुस्कुराहट जरदारी साहब से बड़ी मिलती है। अच्छा, असल में मुस्कुराहट सबकी एक जैसी होती है। कोई सच्चा कोई सही सवाल करते हैं ना तो वो भी जरदारी साहब की तरह मुस्कुरा देते हैं, बस जबरदस्त किस्म का। अच्छा ठीक है, कोई सवाल आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये था कि ये देखें, कातिल लिखा नहीं लिखा, पिछले 4.5-5 साल से यही ड्रामा हो रहा है। इन्होंने ये देखा कि ये जो लोगों को रोज डंडे पड़ते हैं, आज ये ट्रेन का मैं देख रहा था कि 18 घंटे ट्रेन लेट थी और वो बेचारों ने टिकटें जेब में डाली और पुलिस के डंडे खा रहे हैं। तो इन हुक्मरानों को बोले कि खुदा का कोई खौफ करें, उनका कुछ करने, खत बात आप बाद में लिख लेना, वो जिसके लिए लिखना है वो पैसे वैसे पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हैं, तो ये किन चक्रों में पड़े हैं। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि जरा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायद खुदा का खौफ होता तो कहीं सब ऐसी नौबत ही ना आती। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में। एक और कॉलर है लाहौर से, वसीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम जी।
सबसे पहले तो भाजी अभी शाजिया और काजी साहब और सईद साहब को बहुत बहुत सलाम अलैकुम, और दुनिया न्यूज़ चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने थोड़े से अरसे में बहुत ज़्यादा इज्जत दी है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। और टॉपिक में मैं ये बात करना चाहूँगा जी कि हम 2-3 साल से यही देख रहे हैं कि ये एक प्रोपोगंडा बना दिया एनआरओ, और ये जो सा केस चाह रहा है वज़ीर आज़म का कि एक चला गया और अब दूसरा आ गया। अब ये देखें कि इसके तनाजुर में इन्होंने अवाम को देखा कि उनका क्या हाल हो रहा है। अवाम है कि भूखी मार रही है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। जी समी साहब कोई कमेंट करना चाहते हैं और फिर आपकी खबर की तरफ आते हैं। बिल्कुल सही कहा कि ये एक, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, सदर का वो इस्तिस्ना और वो ख़त सारा, लेकिन इसका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। आवाम को तो लोड शेडिंग मिली है, ना उनकी बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, ना कोई महंगाई का खात्मा हुआ, बल्कि सिचुएशन जो है ना उससे वो गिरती जा रही है। और ये टोपी ड्रामा है जिसमें उन्होंने अपने जो अपनी नाकामी है उसको छुपाने की कोशिश की है। अब ये जो मैं आता हूँ अपनी खबर की तरफ कि ये देखें, आपने 2 दिन पहले वो रोड टू सवात भी चलाया, मूवी भी चलाई, और एक गाने सुनाए कि सवात क्या था, क्या हमने कर दिया। ये तो सवात तो ज़रा फिर भी KPK में अंदर जाके था। ये पंजाब का हिस्सा मरी बुरबन जो है, वहाँ पर कॉन्सर्ट, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, यानी सवात में हो सकता है आजकल म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, लेकिन मरी में मौलवियों ने म्यूज़िकल कॉन्सर्ट नहीं होने दिया, जिसमें कम से कम 15,000 फैमिलीज़ की आने की तवक्को थी। तो ये क्या इंतहा पसंदी की सोच है? हाँ, मुझे बताइए कि ईद के लिए जी ये क्या है, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? और गवर्नमेंट जो है ये उनका ये काम है कि वो रिट एस्टेब्लिश करें। और ये जो देखिए, ये अभी क्या हो रहा है कि जो मैंने एक दूसरी खबर दी थी, बड़ी ये खौफनाक खबर आई है अखबारों में, आज छपी भी हुई है, पूरा डाटा आया हुआ है कि अब ये जो मजहबी तंजीमें हैं, जैसे जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे जमात इस्लामी है या ये जो सुन्नी हैं या देवबंदी हैं, किसी ने तंजीमुल मदारस बना ली है, वफाकुल मदारस बन गई है। जमात इस्लामी जो है वो इकरा कोई तंजीम है, उसके अंडर काम कर रही है। और ये जो बरेलवियों की तंजीम है वो तो 4 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके उन्होंने यहाँ पर नाम दिए हैं कि जिनके ज़रिए वो सारे अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम कर रहे हैं, यानी मदरसों को छोड़ के वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आ गए हैं। और अब वो जो मुल्ला है वो आपको 3 पीस सूट में नजर आएगा। सोच वही होगी जो सेमिनरीज में, जो मदरसे में हो रही है, लेकिन अब उन्होंने उसको तब्दील कर दिया और कोई उसको चेक करने वाला नहीं है। क्या पढ़ा रहे हैं, किस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आगे जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या है। यानी पंजाब में, मरी में, बुरबन में आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं कर सकते। मैं आज ये सवाल करना चाहता हूं शहबाज शरीफ साहब से, वजीर आजम साहब से, चीफ जस्टिस साहब से कि क्या है ये, क्या ये हम कहां जा रहे हैं, क्या होगा आगे चलकर? मैं थोड़ा अर्ज कर देता हूं समी इब्राहिम साहब, वो कहते हैं ना कि अंडे का आमलेट बन जाता है, आमलेट का अंडा नहीं बनता। ये जो हमने इनको आम किया था, जो हमने इनकी ट्रेनिंग की थी कोल्ड वॉर में, जब हमने इनको इस्तेमाल, अब आप चाहते हैं कि हम स्विच ऑफ करें और ये सारे गायब हो जाएं, मादूम हो जाएं। कौमों की तारीख में, खित्तों की तारीख में जब आप पॉलिसियां वज़ा करते हैं तो उनके असरात दहाइयों तक नहीं, सदियों तक भी हो सकते हैं। और उनको अनडू करने के लिए जो आपके पास आज ये रूलिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें रूलिंग स्ट्रक्चर्स एक करप्शन का जरिया बन के रह गए, जैसे रोज हम कहते हैं 8 बिलियन रुपए रोज खा लो, इधर कोई ध्यान ना दो, तो ये सारा जुड़ा हुआ है। ये कोई अफरीद इटसेल्फ नहीं है। सवाल जहाँ इतनी क्या पसंदी थी वहाँ हालात मामूल पर आ रहे हैं, तो ये पंजाब का मामूल पर नहीं है, वहाँ पे उन्होंने वो चले गए हैं। अभी कुछ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई यहाँ पे। अभी कल एक बच्ची का केस लगा हुआ है अभी, जिसमें आज उलमा ने कहा भाई उसका कुछ चेक भी कर लो, डरते हुए कोई बात नहीं करता उसकी। ये सारी जो खौफ की फिजा पैदा की आपने यहाँ पे जो पॉलिसीज रखी थी, जिन लोगों को आपने नर्चर किया था, जिन तंजीमों को आपने बनाया था, वो अब आपके गले पड़ी हुई है। आपकी खबर की तरफ आते हैं तो समी साहब की नहीं, तो मैं एक काजिया अपना शाजिया, मैं यहीं पे काजी साहब से सवाल करना चाहता हूं कि अब ये आपने जो एक उसका एनालिसिस किया बिल्कुल सही है, एक हिस्टोरिकल है, उसका पर्सपेक्टिव है, एक हिस्ट्री है कि किस तरीके से वो चीज़ें आई, ख़राब हुई। सवाल इस वक्त ये है कि अभी जो हम हालात हैं, क्या हम वो सिर्फ हिस्ट्री बयान करके तो बस खामोशी से निकल जाएं? इस वक्त जो इंसान है जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उनको जिम्मेदारी ना दें हम?
जब भी आपसे मैं बात करने की कोशिश करता हूं तो आप एक तालिबान की हिस्ट्री बना के, तो अमेरिका को इवल बना के और वो दूसरों को आप हीरो बना के, तो एक अजीब सी कहानी बयान करके आगे निकल जाते हैं। भले आप अमेरिका को देवता बना दें, मगर मुझे ये बताएं, आपने मुझे काजिया क्यों कहा है? वो शाजिया नहीं, मैं कैसे देवता बना सकता हूँ भाईजान? वो तो काजिया नहीं कहा, मैंने तो आपके किसी कामरेड का नाम नहीं लिया, आप खफा हो गए। ये बताएं ना, मेरी जिन्स मत बदले, मेरी बात सुने। अब मैं आपका सीरियस जवाब दूं। जब तक आपको बीमारी की जो इटियोलॉजी है उसके जरासीम का नहीं पता कि ये कहां से फूटा है, आप अलामतों का इलाज ना करें, आपको बदलना पड़ेगा नीचे से। और आपके इनएडिक्वेट स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो आपके जमहूरियत का हुस्न है ना, अब ये इस हुस्न को दोबाला कर रहा है, बिकॉज इट इज अनएबल टू कोप विद इट। इससे ग्रैपल नहीं कर सकता। इनके इश्यूज ये नहीं है, इनके इश्यूज जाती असासे हैं, इनके इश्यूज मुल्क में जो चीजें खराब हुई हैं उन्हें दुरुस्त करना नहीं है। यहाँ असल जमहूरियत नहीं है, यही बात ये इसलिए हो रहा है कि जमहूरियत नहीं है। पुरानी जमहूरियत कहते हैं, मूसा गिलानी साहब की जमहूरियत से ये ठीक नहीं होगा, जो मैं अर्ज करता हूँ। एक सेकंड मेरी, जी समी साहब। शाजिया, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये इनकी गलत फहमी है काजी साहब की, कि जिन लोगों ने ये सारा किया धरा उन्हें इसका एहसास नहीं था। वो एक कब्जा ग्रुप था जो चाहे किसी भी सूरत में पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा है और शायद आगे भी रहेगा। उन्होंने अपने जाती मफादात के लिए मजहब को इस्तेमाल किया, वेल्थ बनाई और सारा कुछ क्रिएट किया। अवाम जो है वो तो बेचारे पहले दिन से पिस रहे हैं। ये जो सारा सिस्टम हुआ है, जो लोग इसके आर्किटेक्चर थे उनको पता है कि इसके ये असरात होंगे और वो मौजूद हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुझ जैसे और आप जैसे गरीब लोग अगर स्क्रीन पर आ गए तो लोगों को आगाही दें कि आप अपने फराइज पूरे तरह पहचाने, सिस्टम का हिस्सा बने और ऐसे लोगों को रिजेक्ट करें। ये मैं अर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक, सही बात कर रहे हैं सभी सब। अपनी खबर चलिए मैं अपनी खबर की तरफ आता हूँ। खबर मेरी मुजफ्फरगढ़ वाली खबर। मुजफ्फरगढ़ में फिर शाजिया देखो ना, ये हम जो सारी बातें करें, मुजफ्फरगढ़ में एक मेहनत कश की बच्ची 2 साल फरवा का रिश्ता ना मिलने पर 2 साल बच्ची, वो हम देखेंगे, हमारे नुमाइंदे भी वहाँ से हैं, एक तो हमें वो बताएं। और फिर उस घर में जो क़यामत तोड़ी गई, उस बच्ची की दादी के साथ जो ज्यादती की गई और उसके और अहले खाना के साथ की गई और दादा के जख्मी किया गया उसको। और अभी तक वो, जब तक मैं ये खबर सुबह इसको काम कर रहा था उस वक्त तक कोई गिरफ्तारी नहीं। हम ये सारा एक जंगल का समाज बनता चला जा रहा है और उसकी वजह यह है कि सारे फेलियर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। और चूँकि मैंने पहले भी कह चुका हूँ, प्यूनिटिव एक्शन जो है उस तरह से नहीं होता और समाज में बदलाव के लिए हम ओवरऑल। मनान हमारे साथ लाइन पे है। हेलो जी शाजिया। जी मनान, क्या वाकया ये सारा? शाजिया, ये मुजफ्फरगढ़ साउथ पंजाब में आए रोज ऐसे वाकयात हो रहे हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत और पुलिस ने चुप साधी हुई है। ऐसे लगता है कि शायद ये जो जालिम लोग हैं उनके साथ ये पुलिस। पहले मनान वाकया बता दीजिए, ये वाकया हुआ क्या? वाकया ये हुआ कि 2 साल की बच्ची थी तूबा, उसका रिश्ता मांगा गया तो उसकी दादी अम्मा ने और उसकी वालदा ने ये कह के इनकार कर दिया कि ये अभी रिश्ता किसकी जानिब से मांगा गया? रिश्तेदारों ने मांगा, बाहर किसी से मांगा? ये बट्टे के तौर पे मांगा गया था। उसके ताए की शादी हुई थी कुछ 4 साल पहले। उसके बदले में उसके ताए के जो साले थे उन्होंने रिश्ता मांगा कि हमने 4 साल पहले अपनी बहन की शादी की थी, तो उसके बदले में अपनी भतीजी की हमें जो है ना वो रिश्ता दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो तो 2 साल की बच्ची है, अभी हम उसका कैसे फैसला कर सकते हैं? वो बड़ी होगी, जवान होगी, पढ़ेगी लिखेगी, उसके बाद उसका फैसला होगा। तो उन्होंने वो इस बात पे तैश में आगे 8 अफराद थे मुसल्लह कुल्हाड़ियों से और राजसी असला से उनके घर में दाखिल हुए हैं। घर में दाखिल होकर उन्होंने क़यामत बर्पा की है। उसकी जो दादी अम्मा थी 60 साल, उसको कपड़े फाड़ कर बरहना कर दिया और पूरी फैमिली के सामने, उसमें उसकी बेटियां भी थी, उसकी बहुएं भी थी, उसके बेटे भी थे, उसका खामद भी था, उनके सामने उसके साथ रेप किया है। और उसका जो दादा था 60 साल, उसको बांध के उस पर तशद्दुद किया, उसके ताए पे उसका कान काट लिया गया और जो उसका वालिद था और उसका चचा था उन पे भी कुल्हाड़ियों की वार की। ठीक है, ये सब कुछ तो कर दिया, जिन अफराद ने सब कुछ किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद ये पुलिस के पास 2 दिन भागते फिरते रहे हैं जख्मों के साथ अपने, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके इन्होंने डीपीओ तक को एप्लीकेशन दी, लेकिन किसी ने सुनवाई न की। दुनिया न्यूज पे ये खबर नशर की जब हमने, तो उसके बाद पुलिस थोड़ा हरकत में आई है। महज उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया 8 अपराध के खिलाफ, लेकिन अभी तक एक मुलजम को भी गिरफ्तार नहीं किया। क्या वजह है? वो जिन्होंने तशद्दुद किया मुसल्लह अफराद कोई बासर है? मुबैना तौर पर जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक के एमपी हैं वो मुल्जमान की सपोर्ट कर रहे हैं और पुलिस जो है ना वो मजबूर हुई बैठी है उनको गिरफ्तार करने से। अब उल्टा जो मुल्जमान पार्टी है वो मुद्दइयों को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके कोई सोर्सेज नहीं है, तो इस वजह से उल्टा इनको धमकियां मिल रही हैं कत्ल की। और उन्होंने कहा जा रहा है कि अगर तुमने
कार्रवाई की मजीद तो हम आपके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। ये MPA किस पार्टी के हैं जो आपके ख्याल में पुष्टपनाही कर रहे हैं मुलजमान की? ये जी MMA के उस टिकट से जीते थे, लेकिन आजकल फॉरवर्ड ब्लॉक में मुस्लिम लीग नून में चले गए ये। अच्छा, अब ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब ये देखें ना, ये भी जमहूरियत का उसने जरा देख लें, हम जो केस उठाते हैं जहाँ कोई बात होती है तो हमें ये हमारे नुमाइंदे बताते हैं कि जनाब उसके पीछे तो ये फिर देखें देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस होल सिस्टम। ये कोई इलेक्शन का सिस्टम फिर इस तरह नहीं है। इस तरह से अगर आप जो है हर किसी के पीछे एक बासर आदमी मौजूद है, उसी के बल पे उन्होंने ये किया है, तो ये इसे बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा मेरे ख्याल में। जी हाँ, मुल्तान वाली खबर कर लें। मेरा ख्याल में मैं शाजिया मेरा ख्याल है कि एक तो हाजी हबीबुर रहमान साहब जो IG पंजाब हैं, उनको वाकई वो हुस्ने तमगा हुस्ने कारकर्दगी मिलना चाहिए जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी माशाल्लाह गुड मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस की एक आला मिसाल मुजफ्फरगढ़ में कायम हुई है। यही वजह है शाजिया जो हम ये कहते हैं कि अगर आप इख्तियारात वहीं पर लोगों को दे दें तो शायद मामले का हल हो जाए। अब मुजफ्फरगढ़ से जो है वो शायद लाहौर तक आवाज़ पहुंचते बड़ी देर लग जाती है। अगर वो जो एक सूबे की बात है उनकी अगर वो कर दी जाए, इख्तियारात वहाँ दे दिए जाए, होगा MP होगा, आखिर उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मुजफ्फरगढ़ से MNA हना रबानी खर भी तो है ना, वहाँ वो भी तो है ना, ये लोग भी तो सियासी नहीं। देखें वो शाजिया ये बात आपकी सही है, नुमाइंदे मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप इख्तियारात वहाँ पर लोगों को मकामी तौर पर दे देते हैं तो फिर इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फौरी तौर पर हरकत में आती है। अब जैसे मैंने अपनी खबर दी, मैं उसका जिक्र भी कर देता हूँ। सूबों की पंजाब असम्बली ने करारदाद दी है, उसमें मुस्लिम लीग नून ने वाजे तौर पर वो यूनानी मसली पास हुई है कि बहावलपुर और जनूबी पंजाब, अब जनाब वो जब सूबा बनने जा रहा है, कमीशन बनने जा रहा है, तो वो एक जो सियासी उनकी अपनी उसमें थोड़ा उनको मफाद नजर आ रहा है, तो आज कह दिया है कि जो पहला कमीशन का इजलास है उसमें जाएं भी ना, और साथ ही एक लेटर भी लिखवा दिया है पंजाब असम्बली के स्पीकर से जिसमें 2-3 पॉइंट रेज कर दिए हैं कि जनाब आपने हमें पहले कॉपी नहीं दी और हमने तो सिर्फ ये कहा है कि जो दूसरे सूबे हैं उन पर भी आप बात करें कि वहां पर क्या सूबे बनेंगे। तो ये जो इस तरह का जो एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुस्लिम लीग को, आप यकीन करें अगर बन भी जाए उनके वोटर्स तो मौजूद ही होंगे ना, भले वो सराइकी बेल्ट में होंगे, उन्हीं के उम्मीदवारों को वोट देंगे। लेकिन अगर इख्तियारात आ जाए मकामी तौर पर, लोगों का एक मसला हल होने के इम्कानात पैदा हो जाए। नहीं, जब हम ये बहस चल रही थी तो हम बात कर रहे थे कि जी बड़े मसले हल होंगे, सूबे बन जाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट भी मान गई है, वो भी मान गई, तो लेकिन अब जब बनने की बारी आई है तो कोई सोल्यूशन इनके पास रहा ही नहीं। ये मुसीबत भाई मैं वही जो एक हिपोक्रेसी है उसी को हाईलाइट कर रहा हूं ना, कि वैसे तो ये बयान दे दिया कि जी साथ तारीखी तौर पर इस्तरदाद भी है, बैंकरप्सी भी है। तो मैं ये मुल्तान की खबर की बात कर दूं। अच्छा, मैंने खबर इसलिए ये चूज़ की कि बाज़ औक़ात हम भी कहते हैं और जायज़ तौर पे कहते हैं कि जब इस तरह की बात होती है तो हम अपनी सरकारी इमलाक को तोड़ते हैं, और ज़ाहिर है बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन शाजिया फिर वही बात जो मेरा समी साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ रहता है कि हमें फ़रोई बातों पर नहीं रहना चाहिए। क्या ये रेलवे पाकिस्तान की इमलाक नहीं थी? क्या ये उससे बड़ी इमलाक थी जो चंद लोगों ने वो डंडे उठाए, तंग आके 18 घंटे वहाँ बैठे हुए थे और वो गाड़ी नहीं आई? ये जो हम कौमी असासों को एक तंजीम के साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से बर्बाद किया, PIA को बर्बाद कर दिया, रेलवे को बर्बाद कर दिया और बिजली को बर्बाद कर दिया हमने। क्या कभी किसी ने सीरियसली सवाल उठाया कि 88 से लेके अब तक के मुआहदे सामने रखो, ये क्यों बिजली यहाँ नहीं आ रही? ये रेलवे के साथ क्या हुआ? NLC ने किया तो उसको पकड़ो, अगर ट्रांसपोर्टर्स माफिया ने किया तो उसको। तो ये हम जो ऑर्गेनाइज तरीकों से अपने असासों को बर्बाद कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम ये इन नस्लों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। ये जो लोग इसको बर्बाद कर रहे हैं, जो अपनी सेल्फ इनरिचमेंट कर रहे हैं, जो कि एक हमें बादियुल नज़र में भी और बज़ाहिर नज़र भी आता है, तो क्या इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि आगे इनके बच्चों ने इस मुल्क में रहना है? सही। शरीफ जो है हमारे साथ मुल्तान से। शरीफ, कल जो होता रहा मुल्तान रेलवे स्टेशन पर, सबने अपनी स्क्रीन पर देखा, कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया, वो लोग अभी तक गिरफ्तार हैं, सूरत हाल क्या रही कल फिर? जी, अभी तक जो लोग गिरफ्तार हैं वो उनको रेलवे पुलिस ने भी अपनी तहवील में लिया हुआ है, उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया हुआ है। यहाँ पर सूरत हाल ये रही कि आज सुबह से जो है वो मुजाहिरीन की एक बड़ी तादाद ने जो है वो रेलवे स्टेशन पर ना सिर्फ रेलवे की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उसमें रिजर्वेशन, वेटिंग रूम और जो मुसाफिरों के लिए बनाई गई जगह थी उनको भी जो है उन्होंने तोड़ फोड़ की, वहाँ सब फर्नीचर उठा के रेलवे लाइन पे फेंकते रहे। तो इसी तरह जो है जो रेलवे स्टेशन के पास जो खड़े हुए थे रेलवे इंजन, उनको भी तोड़ फोड़ का निशाना बनाया। और वहाँ पे जो अब वो मुजाहिरीन को तो ये समझ आ रही थी कि जो भी शीशे की चीज है तोड़ दिया जाए, तो रेलवे इंजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा हुआ था उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से
जो उनके अपने ट्रेन के लिए जो इंजन मंगवाया गया था वो भी काफी देर ताखीर का शिकार है। लेकिन मुजाहिरीन का बस एक ही मौका था कि 16 घंटे की ताखीर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ना उसमें तो बिजली है ना पानी है, ट्रेन में बच्चे और खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह से जो ये सारा मुजाहिरा होते रहे पूरे रेलवे स्टेशन पर। 2 दफ़ा मुजाहरे हुए, एक दफ़ा हज़ारा एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने ये एहतजाज किया और इस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज करके रेलवे ट्रैक ब्लॉक किया। लेकिन जो रात गए में जाके जो वाक़या हुआ उसमें पाकिस्तान एक्सप्रेस के जो सैकड़ों जो मुसाफिर थे उन्होंने हल्ला बोल दिया और उनका यही मौका था कि जो इंजन बार बार फेल हो रहा है उसको ठीक किया जाए। सही, बहुत शुक्रिया शरीफ जोई आपका। समी साहब, अब इस सारी सूरत हाल में किसको कसूरवार ठहराया जाए? उस आवाम को जो 18 घंटे की ताखीर के बाद मुश्ताइल हो गए, गुस्से में आ गए, उन्होंने पहले पुरअमन एहतजाज किया, टिकट्स उनके पास थी लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं आई, अब इस सूरत हाल में किसको हम कहेंगे कसूरवार है? समी साहब, आवाज आ रही है आपको? लगता है आवाज होती है, लेकिन शायद ये तो हम बिल्कुल कंडोन नहीं कर सकते सियासी इमलाक को जो आदमी नुकसान पहुंचाता है, मगर हम जो अगर बाशऊर कौम है तो हमें ये देखना पड़ेगा इसकी वजह क्या है। क्या कोई ऐसा रेलवे एक्ट भी है कि जिसमें इस रेलवे को बर्बाद करने वालों को पकड़ा जा सके, देखा जा सके इसके ट्रेनों के जो वो आए थे, जो इंजन आए थे उनमें किसने जो है वो 2 नंबर किया। या इससे पहले मैं कल शेख रशीद साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जो हमारे वजीर रेलवे रह चुके हैं, वो कहते हैं जी अब तनख्वाहें भी कौमी खजाने से देनी पड़ती हैं। तो यही रेलवे इसी सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में क्यों ठीक चल रही है? अच्छा, कल एक ये भी सोच आ रही थी, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनके हुलिये से लगता था कि ये मुसाफिर नहीं है। कल एक ये भी सोच आ रही थी कि शायद उनको भेजा गया है, तोड़फोड़ के लिए भेजा गया है। ये भी कोई समी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है शाजिया। समी साहब, आपने सुना मुल्तान रेलवे स्टेशन पर कल सारा दिन जो होता रहा, टीवी स्क्रीन पर भी चलता रहा, क्या कहा जाए, किसको कसूरवार ठहराया जाए सारी सिचुएशन में? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो जो बात है, वो जो लोग वहाँ पर आके अमलाक को तोड़ रहे थे वो कोई खुशी से तो ये काम नहीं कर रहे थे, उनके साथ ज़्यादती हुई, उन्होंने टिकटें ली हुई थी, वो इंतज़ार की कैफियत में थे, किसी ने कहाँ पहुँचना था, तो वो एक उनकी जो पोलाइट है उस पर तो कोई मैं नहीं कमेंट कर सकता, इसलिए कि वो बड़ी मजबूरी में थे। लेकिन शाजिया, ये जो अपने कौमी एहसासों को आप नुकसान पहुँचाते हैं, अच्छा लोग तो नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन ये फेलियर किसका है? ये फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। ये जो लॉ इन्फोर्समेंट हमारी जो है उसको, ये सबको पता था कि ट्रेनें वहाँ पर लेट हो रही हैं, रेलवे पुलिस को भी पता था, वो किसी की कुमक मांग सकते थे, मदद मांग सकते थे, इलाके के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते थे, और अगर नहीं तो भी भले जो भी किया जाता, वो जो लॉ इन्फोर्समेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो कौमी अमलाक हैं उनको बचाएं। लेकिन अब ये सिचुएशन एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैंने आपसे अर्ज किया, इसमें सारे कसूरवार हैं। अब अगर हुकूमत ये काम अपना सही अंजाम देती, रेलवे सही होती, तो ये वाकई नहीं होता। लेकिन बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है ये वाकया। मेरा एक सवाल आपसे, जो कौमी अमलाक है उनको तो आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक सवाल आपसे, मैं जब राब्ता मुनक़ता था तो मैं पूछ रहा था शाजिया से कि जो एक मुनज़्ज़म तरीके से कौम के असासों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो PIA हो, चाहे वो जो हमारा बिजली के वजीर आके कहते हैं जी करप्शन सबसे बड़ी वजह है हमारे बिजली ना होने की, और इसका हमें मानना पड़ता है क्योंकि वो हमारे वजीर है और इलेक्टेड भी हैं। इसी तरह ये जो मुनज़्ज़म तरीके से इनको बर्बाद करते हैं इन असासों को, जिसके नतीजे में फिर ये वाक़यात होते हैं, तो आप समझते नहीं जब तक हम उन्हें नहीं पकड़ते तो यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो बड़े चोर हैं ना जी, वो तो मुल्क को लूट गए, बर्बाद कर गए। आपने उनको भी पकड़ना है और उसके साथ साथ जो कुछ बचा खुचा आपके पास है इसको भी आपने हिफाजत करानी है। आप हमेशा ये बात करते हैं कि एक रॉन्ग जो है वो दूसरी गलत चीज की जस्टिफिकेशन नहीं देता। अगर उन बड़े लोगों ने इस मुल्क को लूटा तो इसका यह मतलब नहीं है कि आके जो अवाम है वो भी अमलाक को तोड़ना शुरू कर दे। उन्होंने भी गलत किया और यह भी गलत हुआ, मगर बुनियाद तो उन्होंने रखी ना, जिन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से मुल्क के असासे बर्बाद करके ये सूरत हाल पैदा की। वही बात हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर हुक्मरानों ने बुरा किया तो अवाम भी। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए, हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं कि मुझे डेंगू लड़ा और बुखार हो गया, मैं तो बुखार को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मगर ये मुझे डेंगू हुआ क्यों, ये गंदा माहौल क्यों था जिसने वो मच्छर पैदा किया, ये हालात किसने पैदा किए? नहीं, वो देखें बात कुछ चीजें काजी साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसानों के बस में नहीं होती। मैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में हूं इस वक्त, जैसे पाकिस्तान में डेंगू है, यहाँ पे वेस्ट नाइल वायरस है। 45 स्टेट्स में शादिया 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बेस्ट हेल्थ सिस्टम है इनका और कोई वायरस नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है। तो डेंगू जो है उसमें, अच्छा ये यहां पर स्प्रे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप नेचर से नहीं लड़ सकते। तो पंजाब में अगर गवर्नमेंट पूरी अपनी कोशिश करे मच्छर खत्म करने की, लेकिन फिर भी अगर केसेस हो, उनकी एफर्ट नजर आ रही हो, तो लोग गवर्नमेंट पे इतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ये मसला है कि वहां पर कोशिश नहीं की जाती।
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका। आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरी खबरें थी, फिर हम कल करेंगे इंशाल्लाह कल कर लेंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक दीजिए प्रोग्राम के लिए खबर@दुनिया TV.tv पर। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।